बैक टू द चैनल एडू स्पार्क। सो आज हम करेंगे ग्रीन स्किल्स आईटी क्लास 9th आईटी का चैप्टर। ठीक है, सो मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाऊंगी। मैं आपको हर एक वो चीज़ समझाऊंगी जो एग्ज़ाम में आएंगी और आपको बीच में क्वेश्चंस भी बताऊंगी। लेकिन जो चीज़ ऐसी है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है उसका मैं थोड़ा नहीं समझाऊंगी, थोड़ा लेस प्रेफरेंस दूंगी उसको। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है? सो जब भी हम इन्वायरमेंट का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आता है रेन फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, वाटर के बारे में, नेचर के बारे में। लेकिन इसके अलावा मतलब ये सारे तो है इन्वायरमेंट, लेकिन इसके अलावा जो ओवरऑल डेफिनेशन है इन्वायरमेंट की वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके अलावा भी कुछ इन्वायरमेंट की डेफिनेशन होती है। ठीक है, वो सराउंडिंग्स, वो सिचुएशंस हमारे आसपास की वो जगह है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या जाता है? ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स रहते हैं, उसे हम कहते हैं इन्वायरमेंट। सो अगर मैं आपको ओवरऑल डेफिनेशन बताऊँ, सो एक इन्वायरमेंट एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक साथ रहते हैं और उसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं और मिलके इकोसिस्टम में हेल्प करते हैं। सो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट क्या होते हैं? सो दी सराउंडिंग्स और दी सिचुएशंस वेयर द सिचुएशंस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाइंड देमसेल्व्स। ठीक है, या ए सिस्टम विच कंप्राइजेज ऑल बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स अफेक्टिंग द ह्यूमन लाइफ। ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायरन से आया है जिसका मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है सराउंडिंग्स। ठीक है, अब हमारे लिए इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? सो इन्वायरमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमें ज़िंदा रखता है। इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। लिविंग में हमारा प्लांट भी आता है। सो प्लांट से हमें क्या मिलता है? खाना मिलता है ना। तो हमारे सर्वाइवल के लिए चिल्ड्रन फूड इज़ वेरी नेसेसरी। सो अगर हमारा इन्वायरमेंट ही हार्म हो जाएगा तो हमें कई सारी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे फूड है, एयर है, वाटर है, वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो वी वुड स्ट्रगल टू सर्वाइव। ठीक है, हमारा ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट, एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है उन लोगों के ऊपर जो उधर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन्वायरमेंट गर्म है या ठंडा है किसी एनिमल की, सो रेलोकेशन, इसका मतलब क्या है? रेलोकेशन पॉसिबल नहीं है, दैट उधर रह नहीं पाएगा कोई। सो एनिमल जो होता है इट विल डाई। ठीक है, सो ऐसे सिमिलरली पीपल एंड एनिमल एंड हर एक इंसान पे ये चीज़ लागू करती है जो उधर रहता है। तो अब इन्वायरमेंट की कैटेगरीज क्या होती है? सो इन्वायरमेंट जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, दो भागों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होते हैं मैन मेड, नेक्स्ट होता है नेचुरल। वो चीज़ें जो मैन मेड है और एक होता है वो जो नेचुरल है। हाँ, हमारा इन्वायरमेंट क्या इंक्लूड करते हैं? ट्रीज़ नेचुरल है, माउंटेन्स नेचुरल है, रोड्स क्या है? मैन मेड है, बिल्डिंग्स मैन मेड है। तो ये सब चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट जो है इंक्लूड करता है। सो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। सो हर एक चीज़ हमारे अराउंड जो कि ह्यूमन ने नहीं बनाई है, जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के बनी है, जो नेचुरली बन गई है, वो किस कैटेगरी के अंदर आती है? नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आती है। सो नेचुरल जो होता है हमारा इन्वायरमेंट वो किससे बना होता है? लैंड से बना होता है, एयर से बना हुआ होता है, वाटर से बना होता है, प्लांट्स और एनिमल से बना हुआ होता है। अब ये एलिमेंट्स भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, एक होते हैं लिविंग और एक होते हैं नॉन लिविंग, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। एंड एबायोटिक में आ जाता है जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल सनलाइट, एयर, वाटर, सॉइल। अब इसका एक मतलब इसको लर्न करने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। जैसे बायोटिक है, ठीक है, सिमिलरली आप लर्न करोगे लिविंग। ऐसी एबायोटिक, तो बायोटिक के आगे एक वर्ड लग गया ए, है ना, एक एक्स्ट्रा वर्ड लग गया। सिमिलरली लिविंग के आगे क्या लग गया? नॉन लग गया। सो ऐसे आप लर्न कर सकते हो दैट बायोटिक, लिविंग, एबायोटिक, नॉन लिविंग। ठीक है, मतलब 6 वर्ड का ही बायोटिक, 6 वर्ड का ही लिविंग। सो अब हम पढ़ेंगे आगे, दैट इज़ ह्यूमन इन्वायरमेंट, दैट इज़ मैन मेड इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या है? इट इज़ द क्रिएटेड इन्वायरमेंट, जो बनाया गया है, जो ह्यूमंस ने बनाया गया है, ह्यूमंस ने उसे मॉडिफाई किया गया है, ह्यूमंस ने इस तरीके से बनाया है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सके। सो जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, इतना एवोल्यूशन नहीं हुआ था टेक्नोलॉजी का, सो जो ह्यूमन बींग्स थे वो सिर्फ एक सिंपल लाइफ जीते थे जहाँ पर वो अपनी नीड्स को नेचर से पूरा करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनकी नीड्स भी बढ़ती
सो यही चीज़ें जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनकी नीड्स बढ़ती गई और ह्यूमंस ने ना नए नए तरीके डेवलप किए, नए नए तरीके से सीखे जिससे वो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, उसको इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर सकें। जैसे उन्होंने सीखा क्रॉप्स कैसे ग्रो करते हैं, कई सारे एनिमल्स है जैसे कैटल है, बफेलो है, उन्हें डोमेस्टिकेट कैसे करते हैं, हाउसेस बनाना सीखा, उन्होंने व्हील का इन्वेंशन किया, ट्रेड कॉमर्स में वो आगे बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन, पहले ट्रांसपोर्ट का कोई सहारा ही नहीं था बल्कि काज से, लेकिन अब कई सारी मॉडर्न व्हीकल्स आ चुकी हैं तो ट्रांसपोर्टेशन में भी वो आगे बढ़े। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आप पता है जब एक जगह का कैसे मॉडिफिकेशन होता है, एक जगह लार्ज स्केल में डेवलप होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कम्युनिकेशन ईजी हो गई, पहले पत्र भेजे जाते थे, लेटर्स भेजे जाते थे, लेकिन अब क्या होता है आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, आप इंडिया के बंदे से कांटेक्ट कर पा रहे हो, सो कम्युनिकेशन इजी हो चुका है, फास्टर हो चुका है एंड एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट हो चुका है ना। सो इन सब चीज़ों ने एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि एक परफेक्ट बैलेंस बना के चले ह्यूमन नेचुरल और ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के बीच में। आप ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट बना रहे हो लेकिन आपको नेचुरल इन्वायरमेंट को इतना भी डिग्रेड नहीं कर देना है, आपको उसकी क्वालिटी इतनी भी डिग्रेड नहीं कर देनी है कि आगे चल के ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल ही बहुत मुश्किल हो जाए। सो अगर हम जितने भी सोर्सेज जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं अगर हम उन्हें वाइजली यूज़ करेंगे तो हम ये हेल्दी बैलेंस, एक प्रॉपर परफेक्ट बैलेंस अचीव कर पाएंगे। ठीक है, जैसे जितना हो सके फॉसिल फ्यूल्स को बचाना है, जितना हो सके वाटर को ध्यान रखना है, वेस्ट नहीं करना है। सो ये एक चीज़ एक परफेक्ट बैलेंस में आती है जिसे हमें बनाए रखना है। सो नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे एयर आ जाते हैं, वाटर आ जाते हैं, सॉइल आ जाते हैं, वुड आ जाते हैं। सो ये सारी किस चीज़ के लिए एसेंशियल है, जितना भी सर्वाइवल है ह्यूमन बींग्स का उसके लिए एसेंशियल है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि हम उसे यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे कंजर्व भी करें एंड हम जितने भी रिसोर्सेज वाइजली है प्रोवाइडेड हैं हम उसे वाइजली यूज़ करें और उन्हें कंजर्व करना सीखें और उन्हें अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचाए रखें, क्योंकि कई रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। मतलब कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, थोड़े टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना कि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे रिजर्व करें, कंजर्व करें हम उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए और उसे अभी प्रेजेंट में वाइजली यूज़ करें। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, सो जितने भी प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स होते हैं वो एक दूसरे पर रिलाई करते हैं। रिलाई मतलब क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब जैसे होता नहीं कि प्लांट्स एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 बच्चे हैं A B C, ठीक है, ABC बच्चे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम में 3 चैप्टर आ रहे थे PA में, तो उसने कहा तू फर्स्ट चैप्टर करके हम, तू सेकंड चैप्टर करके हम, तू थर्ड चैप्टर करके हम। सो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के लिए वो A पे डिपेंडेंट होंगे, सेकंड के लिए वो 2 पे डिपेंडेंट होंगे, B पे डिपेंडेंट होंगे ना, और थर्ड चैप्टर के लिए वो C पे डिपेंडेंट होंगे। सो ये तो सारे अपने में इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है, सो सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स भी इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे इन ए पॉजिटिव मैनर। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया, चीटिंग इज़ नॉट ए गुड थिंग, लेकिन ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया इकोसिस्टम का, ये एक पॉजिटिव मैनर में। सो जितने भी रिलेशनशिप होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का, उनके सराउंडिंग्स के बीच का, वो एक इकोसिस्टम बनाता है। सो इसमें एक क्वेश्चन आएगा अब तक के में, दैट इन्वायरमेंट क्या होता है। सो इन्वायरमेंट क्या होता है, सिचुएशंस एंड सराउंडिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स लिव इन, वेयर द ह्यूमन बींग्स लिव इन। बायोटिक और एबायोटिक के बीच का डिफरेंस, बायोटिक इन्वॉल्व्स लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, एंड एबायोटिक इन्वॉल्व्स ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सनलाइट, एयर। इकोसिस्टम क्या होता है, इधर की डिफाइन आ जाएगी, दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, all plants, animals and human beings rely on each other, they are interdependent on each other, and the relationship between living organism and their surrounding form an ecosystem, जहाँ पर both एबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों आते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल हो गया इकोसिस्टम का ओशन, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, कैसे इकोसिस्टम बना हुआ होता है। तो जो स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द अरेंजमेंट ऑफ बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। मतलब इकोसिस्टम एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों से बना हुआ होता है। सो जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इकोसिस्टम का, वो मेनली 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो इकोसिस्टम में एक दूसरे से डिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है। सो बायोटिक कंपोनेंट्स अब हम पढ़ेंगे
जो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में, उन्हें हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। उनके न्यूट्रिशनल नीड्स के बेस पे जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ना, वो डिवाइड होते हैं ऑटोट्रॉफ्स में, हेटरोट्रॉफ्स में, सेफरोट्रॉफ्स में और डिकम्पोजर्स में। जैसे ऑटोट्रॉफ्स आपको पता है हम ग्रीन प्लांट्स को कहते हैं, हेटरोट्रॉफ्स एनिमल्स को कहते हैं, है ना। सो ये डिवाइड होते हैं उनके न्यूट्रिशनल नीड्स पे। जैसे जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे प्लांट्स, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद फोटोसिंथेसिस के हेल्प से, क्लोरोफिल के हेल्प से वो क्या करते हैं, बनाते हैं। सो इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। वेयर एज जितने भी अब बाकी के ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, फूड के लिए प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे हेटरोट्रॉफ्स की, जिन्हें हम कंज्यूमर्स भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों के लिए डिपेंडेंट होते हैं फूड पे। एंड डिकम्पोजर्स जैसे सेप्रोफाइट्स, फंगाई, बैक्टीरिया, ये वो होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्यों जो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, है ना। They assist in recycling nutrients so that people can reuse them. ये reuse करने पे विश्वास रखते हैं। ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, उसमें फीड करते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, फंगा है। सो जितने भी ये बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के, वो क्या होते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट्स पे भी क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। अब जितने भी वो होते हैं ना, ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, उनके एग्जांपल में क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, एयर आ जाएगा, सॉइल आएगा, ये सब इनके एग्जांपल में आ जाएगा। तो ह्यूमन एक्टिविटी एंड एनवायरनमेंट की कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट इफेक्ट होता है। तो ह्यूमंस किस पे डिपेंड होते हैं, वो नेचर पे डिपेंड होते हैं। और हमने सिविलाइजेशन क्रिएट कर दिया, मतलब हम क्या करते हैं, प्लांट्स को, एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं, हम ट्रीज यूज़ करते हैं, हम सैंड्स यूज़ करते हैं, रॉक्स यूज़ करते हैं हाउसेज बिल्ड करने के लिए। तो टोटली ह्यूमन नेचर पे डिपेंडेंट होता है। हम केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं रॉक से, वाटर को करते हैं, एंड एयर टू पावर आवर सिविलाइजेशन। तो हम जो होते हैं वो प्लांट पे भी डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट मटेरियल्स पे, एनर्जी के लिए एंड क्लोथिंग के लिए। सो कई सारी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, न्यूमरस ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे ओवर पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। पॉल्यूशन, आपको पता है कितना पॉल्यूशन बढ़ चुका है, इतना AQI दिल्ली का बढ़ रहा है। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, जब हम उन फॉसिल फ्यूल्स को वेस्ट करते हैं फालतू को। डिफॉरेस्टेशन, जब ट्रीज़ की कटाई होती है, इतना कटिंग ऑफ ट्रीज होती है। इम्पैक्ट द फिजिकल इन्वायरमेंट इन मेनी वेज, वो हमारे नेचर को, वो हम फिजिकल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। और ये चेंजेस इतने बढ़ गए हैं कि सॉइल इरोजन हो रहे हैं, एयर क्वालिटी डिग्रेड हो चुकी है, ऐसा पानी है कि हम उसे पी भी नहीं सकते, गंदी क्वालिटी आ रही है पानी की। पहले का पानी, इनफैक्ट पहाड़ों का पानी, पहाड़ों में इतना पॉल्यूशन नहीं है, तो उनका पानी ऐसा होता है कि नदी से भी हम पानी पी सकते हैं। वेयर एज हमारा अब जहाँ पर हम रह रहे हैं, इतना गंदा पानी हो चुका है कि हम अगर फ़िल्टर वाला भी साफ़ नहीं लगता हमें। तो ये जितने भी इफेक्ट्स है, जैसे ओवर पॉपुलेशन हो गया, पॉल्यूशन हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये ह्यूमन बिहेवियर को तो इफेक्ट करते ही हैं, साथ ही साथ चिल्ड्रन नेचर पे भी इफेक्ट करते हैं। और इससे मास माइग्रेशंस हो रही है। मास माइग्रेशंस मतलब होते हैं लोग बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं एक जगह से, क्योंकि उन्हें साफ़ पानी नहीं मिल रहा है ना, कई सारी ऐसी नेसेसिटीज़ है जो उन्हें नहीं मिल पा रही है, एक क्लीन वाटर नहीं मिल पा रहा है। सो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। सो होमोसैपियंस, ये ह्यूमंस की कैटेगरी होती है। दे वर द फर्स्ट जो अर्थ पे वॉक कर रहे थे, जिन्होंने पहला कदम अर्थ पे रखा था। तो सिंस जो होमोसैपियंस है, उन्होंने अर्थ पे पहली बार कदम रखा था। सो एनवायरनमेंट ने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में, मिलियंस ऑफ ईयर्स में कितना सफ़र किया है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। कई सारे ऐसे चेंजेस हैं प्लैनेट पे जो कि किसके वजह से आए हैं, डेवलपमेंट की वजह से आए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हो रही है, ट्रैवल जो इतना, कमर्शियल नेटवर्क, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतना बढ़ गया है। सो हमारा जो नेचर है वो इफेक्ट हो रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। सो ऑल दो जो चेंजेस है वो नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। मतलब एक तरीके से ह्यूमंस को, मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बढ़ रहा है, ह्यूमंस की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी तो बढ़ रही है ना। सो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, ठीक है। are likely to for the better resulting in the worst at some point time। so उन्हें क्या होता है, उनके लिए तो अच्छा ही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब मतलब इतना गंदी हो जाती है कंडीशन, इतनी ख़राब हो जाती है कि एक टाइम पे बहुत वर्स हो जाते हैं। तो क्या क्या इसके रीजंस है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन। सो चिल्ड्रन, हमारे प्लानट पर अराउंड 7.7 बिलियन लोग रह रहे हैं, एंड उन सब की क्या है, अपनी अपनी नेसेसिटीज़ है, उनका मेडिसिन का है, एंड
उनका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। सो जो मोर्टेलिटी रेट्स है वो भी अभी सालों में, अभी कुछ रिसेंट ईयर्स में डिक्लाइन हो रहे हैं। सो इससे सिचुएशंस और भी ख़राब हो जाती है। एंड कई सारे लोग हैं जो रिसोर्सेज को रिक्वायर करते हैं, जैसे फूड, स्पेस, फॉसिल फूड्स, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन अगर ये हम कंजर्व नहीं करेंगे, इन्हें हम वेस्ट करेंगे, तो कैसे जो हमारा बढ़ती पॉपुलेशन है उनकी नीड्स पूरी होगी। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि हम इन सबको रिसोर्सेज को कंजर्व करें। नेक्स्ट आ जाते हैं ओवर कंजप्शन। सो जो मेजॉरिटी होती है रिसोर्सेज की जो हम यूज़ करते हैं वो कहाँ से आती है? लिमिटेड रिसोर्सेज से आती है। मतलब फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल है, ये सारे लिमिटेड क्वालिटी में अवेलेबल है, लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है, और इन्हें पता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे कि दोबारा जो है जनरेट होंगे, दोबारा आएंगे। सो इसलिए इन्वायरमेंट में जो ओवर कंजप्शन होता है उससे भी हमारे नेचर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। डिस्पाइट हैविंग लोअर पॉपुलेशन, रिच कंट्रीज कंज्यूम मोर देन वल्नरेबल नेशंस। मतलब इतनी जितनी भी रिच कंट्रीज होती हैं और कम पॉपुलेशन होने के बाद भी वो ज़्यादा कंज्यूम करती है एज़ कम्पेयर टू वो नेशन जो वल्नरेबल है, मतलब जो एक टाइप से कह सकते हो आप जो एंडेंजर्ड टाइप है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वेस्ट प्रोडक्शन। सो हम पता है कितना वेस्ट जनरेट करते हैं। एंड अब हम देखो हम 100 साल पहले जितना वेस्ट जनरेट करते हैं ना, उससे 10 गुना ज़्यादा वेस्ट अब हम डेवलप करते हैं। एंड चिल्ड्रन जो जितनी भी डिस्पोजल की एबिलिटीज़ है वो भी ज़्यादा नहीं है, वो भी लिमिटेड है। जितनी भी लैंडफिल्स है जहाँ पर कूड़ा डाल जाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लैंडफिल्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एंड कई सारे ऐसे डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड नेशंस है जो अपने वेस्ट को बर्न करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, एयर की क्वालिटी डिग्रेड होती है, एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है, लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन। सो प्लास्टिक पोल्यूशन जो हमारी रिवर्स में हो रहा है, तो इससे कई सारे चैलेंजेस हो रहे हैं, हमें कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। जैसे जितने भी रिवर्स हैं वो क्लॉग्ड हो जाती है, मतलब रिवर्स फ्लो नहीं करती, क्योंकि तो कूड़ा जम जाता है, भर जाता है पूरा, जिससे फ्लडिंग हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज जितनी भी मरीन लाइफ होती है, पानी में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं वो प्लास्टिक में फंस जाते हैं, जिससे वो मर जाते हैं। नेक्स्ट होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ग्रीन हाउस गैसेज हमें पता ही है कौन कौन सी होती है ग्रीन हाउस गैसेज। कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मेथेन होती है, नाइट्रोजन होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। सो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है वो एक मेजर इम्पैक्ट डालती है ग्रीन हाउस गैसेस पे। एंड साइंटिस्ट ये भी एग्री करते हैं दैट जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए और क्लाइमेट चेंज के लिए। नाउ ग्लोबली जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ गया है। पास्ट 30 ईयर्स के अकॉर्डिंग जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ चुका है। जैसे हम देखो था पिछले सर्दी जो डेजर्ट में टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस, वो हमारे दिल्ली में होता है। सो कि काफ़ी हद तक टेम्परेचर बढ़ चुका है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्योंकि सो जो प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज है जो डायरेक्टली अर्थ के एटमॉस्फेयर में पड़ती हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एंड CFCs। अब अगर मैं बात करूँ इसकी जो रीजंस फॉर चेंजेस है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको सिर्फ उसकी क्या याद रखना है, हेडिंग्स याद करनी है। दैट लिस्ट आउट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द एनवायरनमेंट। तो इसकी सिर्फ हेडिंग याद करनी है आपको, ये डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर डिस्क्राइब करने का आएगा भी तो आपको फर्स्ट 3 या फर्स्ट 4 ही आएंगे, ठीक है। सो मैं बताती हूँ, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम दी लिस्ट आउट द वेरियस ग्रीन हाउस गैसेज, ठीक है ना। अगर जो एमिशन है CFCs का, फ्लोरोकार्बन का, अगर वो 2030 तक रिड्यूस नहीं हुआ, सो जो देन देयर विल बी इरिवर्सिबल ग्लोबल वार्मिंग एंड लार्ज स्केल डेप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो जो ओजोन की लेयर है वो काफ़ी हद तक जो है कम हो जाएगी। और ग्लोबल वार्मिंग जैसे हम क्या करते हैं, कुछ मेजर्स ले सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के, लेकिन अगर 2030 तक नहीं घटी तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग अब कम नहीं हो पाएगी, ठीक है। न्यूक्लियर वेपन्स एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट को। सो चिल्ड्रन जो प्रोडक्शन है न्यूक्लियर वेपन्स क्या होता है, मिसाइल्स, ऐसी मिसाइल्स जो कि अगर छोड़ी जाए सो दे कैन किल इवन द फ्यूचर जनरेशंस। जैसे और रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं वो रेडिएशंस जो कि इन मिसाइल से निकलती हैं। चिल्ड्रन ये सेम आपने देखा, आपको पता होगा नागासाकी और हिरोशिमा में हुआ था, जब कैसे वो मतलब जापान ने ना इसका जो इफ़ेक्ट था वो जापान के कई सारे फ्यूचर जनरेशन्स तक के बच्चों को आया था, जहाँ पर कई बच्चे जो थे अपंग पैदा हुए थे, उनके इतने हाथ पैर सलामत नहीं थे, वो हैंडीकैप पैदा हुए थे।
सो उनके फ्यूचर जनरेशन्स को भी बढ़ना पड़ा था। सो चिल्ड्रन, जो न्यूक्लियर वेपन्स का प्रोडक्शन होता है उसने जो क्या बढ़ा दिया, थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन, मतलब न्यूक्लियर वेपन से होने वाली जितनी भी डिस्ट्रक्शन होती है वो बढ़ा दी, जिससे अल्टीमेटली क्लाइमेट पे भी इफेक्ट आता है और न्यूक्लियर वेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है। The environmental damage resulting from nuclear technology is not limited to two countries with the most nuclear weapons but has harmed the environment in other places as well। जो चिल्ड्रन environmental damage होता है कहीं पर भी न्यूक्लियर वेपन गिरने से, वो सिर्फ 2 कंट्रीज़ या 1 कंट्रीज़ तक ही नहीं रहता, वो बाकी साइड में कितनी सराउंडेड होती है कंट्रीज़ उधर भी जाता है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा रेडिएशंस निकलती है। सो कई सारी जगहें जैसे साउथ पैसिफिक, नेवाडा, काजाकिस्तान, चाइना, इंडिया में जहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई है, एंड वाटर and Pakistan, just a minute, China, India and Pakistan, water and airborne discharges from reprocessing plants in the and UK and France, and uranium mining in the Namibia, Canada, former Germany and Australia are just a few examples of environmental contamination that all nuclear weapons and nuclear energy producing nations have contributed to both domestically and international। कि कैसे इन जगहों में न्यूक्लियर की जब टेस्टिंग हुई थी तो कैसे इफेक्ट पड़ा था हम पूरी कंट्री पे, एंड इधर कंट्रीज़ के नाम बताए गए। तो जैसे ही है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर वेपन्स होती क्या है, जो मैंने आपको बता दी। सो इधर ही एक्सप्लेन करने को नहीं आएगा। सो सिंपल आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कैसे ये डिस्ट्रॉय कर सकती है और इससे क्लाइमेट पे कितना इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। और जो प्रोडक्शन चलती जा रही है, प्रोडक्शन होती जा रही है न्यूक्लियर वेपन्स की, न्यूक्लियर पावर की, ये बहुत काफ़ी हद तक न्यूक्लियर वेस्ट भी क्या करती है, बढ़ा देती है। सो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है ह्यूमन के, ये वही चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है, एक सिंपल इन्होंने एक टेबल में कर रखी है। ओवर पॉपुलेशन या एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, जहाँ पर वेस्ट इंक्रीज होता है, अर्थ की सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, एंड जो रिसोर्सेज है उधर डिक्रीज होते हैं। ओवर कंजप्शन से हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, डेथ होती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ओशियंस में डेड जोन्स आती है, एसिड रेन होती है। एसिड रेन तो आपको पता ही है, जो किसी चीज़ को नहीं छोड़ती, सबको मार देती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, किसी भी एरिया के मॉन्यूमेंट्स हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। एंड ओशन एसिडिफिकेशन, जो कि कार्बोनिक उसको एसिड को क्रिएट करती है और जिससे शेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये कैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ गया है। ओशियंस, देखो ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज में क्या होता है, ज़्यादा गर्मी आ जाती है, काफ़ी हद तक गर्मी आ जाती है, जिससे ओशियंस गर्म हो जाते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाती है, आइस शीट्स मेल्ट हो जाती है। ठीक है। जिससे जो स्नो का कवर होता है, जिस एरिया में स्नो कवर होती है वो घट जाता है। ठीक है। और सी लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि मेल्टिंग ही हो रहा होता है, तो टाइप ऑफ फ्लड्स भी आ जाते हैं कभी कभी। एग्रीकल्चर एंड जीन मॉडिफिकेशन, कि कैसे जीन मॉडिफिकेशन के अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स होते हैं, कैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, ग्रेजिंग होता है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज होती है, एंड डिफॉरेस्टेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन, जहाँ पर लिखूंगे कि कैसे डिफॉरेस्टेशन से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, एनिमल्स के घर छिन जाते हैं, ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट आता है, एयर फिल्टर नहीं हो पाते, क्योंकि आप पता है ना ट्रीज एक मेजर रोल प्ले करते हैं एयर को फिल्टर करने में, सो वो डिक्रीज हो जाता है। तो यही चीज़ें थे। नाउ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हम इसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका मतलब क्या है कि जब हम फॉरेस्ट को प्रिजर्व करते हैं, लैंड को प्रिजर्व करते हैं, नेचुरल गैसेस को प्रिजर्व करते हैं, एंड टू मेक श्योर कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ियों को भी उतनी अच्छी तरह अवेलेबल हो। सो लाइफ ऑन, तो हम उसे क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। एंड अगर ये सारे जितने भी रिसोर्सेज है ये हमारी अर्थ पे नहीं होंगे, सो हमारी जो लाइफ है इट वुड बी नॉट इनइमेजिनेबल, क्योंकि हमारा जो सर्वाइवल है वो इन्हीं चीज़ों पे, इन्हीं थिंग्स पे डिपेंड करता है, एंड इन्हीं चीज़ों की वजह से हमारी जो लाइफ है अर्थ पे, इट इज़ वर्थ वाइल। सो कई सारे ऐसे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है जो हो रहे हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ को, नेचर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, जैसे ओवर पॉपुलेशन हो रहा है, ओजोन डेप्लीशन, आपको पता है ना, ओजोन एक वो बनाए रखती है, एक लेयर बनाए रखती है, जिससे ह्यूमन का सर्वाइवल होता है, अल्टीमेटली इफेक्ट होता है। तो ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है, कैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। सो ये सारे जितने भी इश्यूज़ है ये मैनकाइंड की वजह से हो रहे हैं। ये जितनी भी एग्जिस्टेंस ऑफ मैनकाइंड है कि ह्यूमन बीइंग अर्थ में रह रहे हैं, उसके लिए एक थ्रेट है ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं। सो ऐसे ना कई सारी चीज़ें करनी चाहिए, कई सारे एक्शंस करने चाहिए, जिससे हमें जो ये नेचुरल रिसोर्सेज से बेनिफिट मिलता है ये चलता रहे। एंड
और अगर हम इन्हें कंजर्व नहीं करते हैं तो हमारी फ्यूचर जनरेशन एक बहुत हार्ड टाइम गुजारेगी, क्योंकि सर्वाइवल जो है नेचुरल रिसोर्सेज के बिना पॉसिबल नहीं है। सो जितने भी कंजर्वेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, यही एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने इकोसिस्टम में बैलेंस में रख सकते हैं और परफेक्ट बैलेंस डेवलप कर सकते हैं। तो इधर कुछ वेज बताए गए हैं कि कैसे हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। डू वॉट दी 3 Rs से बचपन से पढ़ते आए हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल, जहाँ पर कहा जाता है दैट उन्हीं चीज़ों को लो जो कि असेंशियल हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनको कंजप्शन जो है कम करो, उन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करो जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं, जिन्हें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और जितना आप एक प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हो उतना यूज़ करो, यूज़ इट हेल्थली। ऐसा नहीं होता कि सिंगल यूज़ आइटम एक बार यूज़ किया और वो ख़राब, जैसे प्लास्टिक, उन्हें अवॉइड करो। और एक टाइम था जब प्लास्टिक पे बैन भी लगा दिया गया था, और इन आइटम्स को डिफरेंट फॉर्म्स में आप यूज़ करो। जैसे अगर वाटर है, जो फिल्टर से एक्स्ट्रा वाटर निकलते हैं, आप उसे जितने भी प्लांट्स होते हैं वाटर करने में हेल्प कर सकते हो, ठीक है। सो कहा गया है दैट वॉलंटियर फॉर क्लीन अप्स इन योर नेबरहुड में एक साथ इकट्ठा हो और क्लीन करो अपना जितना भी वो आपका नेचर है। दूसरों को भी पढ़ाओ कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या वैल्यू होती है नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, जिससे वो भी वेस्ट ना करें। वाटर को वेस्ट मत करो, वाटर को अच्छी तरह यूज़ करो, उसका हर एक टास्क में, एवरीडे टास्क में कम यूज़ करो। जैसे शावर मत लो, आप नॉर्मली एक बकेट ऑफ वाटर से भी नहा सकते हो ना, तो शावर में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। उन शॉपिंग बैग्स को कैरी शॉपिंग बैग्स, जिससे प्लास्टिक जो है उनका यूज़ कम होगा। उन एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स को यूज़ करो जो कि ज़्यादा टाइम तक चले, ये नहीं कि 1 महीने यूज़ किया और वो बस वो हो गए, फ्यूज़ हो गए। सो उन एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स को यूज़ करो जो कि ज़्यादा टाइम तक लास्ट करते हों, जिससे जो इतना भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है वो कम होता है। एंड ये आपको ध्यान रखना कि जब भी आप रूम में नहीं हो या आप रूम से जा रहे हो तो आप लाइट ऑफ करना ना भूलो, जिससे इलेक्ट्रिसिटी भी कंजर्व हो एकदम। जितना आप ट्रीज़ को, प्लांट्स को प्लांट कर सकते हो आप करो, क्योंकि ट्रीज़ हमें बेसिक नेसेसिटीज़ देते हैं, फूड देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन हमारी एयर क्लीन रहती है, एनर्जी सेव होती है, क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में वो हेल्प करते हैं ट्रीज़, हमारी एयर क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होती है। सो ट्रीज़ प्लांट करो एंड जितने भी नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उन्हें होम में, ऑफिस में रखो, केमिकल्स को रिवर्स में ना डालो। कुछ लोग होते हैं ना जो क्या करते हैं, जितने भी गंदी पॉल्यूशन केमिकल्स होते हैं वो रिवर्स में बहा देते हैं। सो ये ना मत करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करके चलो। फॉर एग्जांपल शॉर्ट डिस्टेंसेस है, उसके लिए आप स्कूटीज़, व्हीकल्स या वो यूज़ ना करो। इससे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स का रिडक्शन होगा। तो ये अच्छी बात होगी कि हम फॉसिल फ्यूल्स का कंजप्शन रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्राइव लेस। उसके बाद इधर एक्सरसाइज दे रखी है आपकी, ये मैंने इंक्लूड नहीं किया। अब हम पढ़ेंगे इसका सेशन 2 की ग्रीन इकॉनमी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आपको एआई का जो यूनिट 1 है उसकी भी वीडियो मिल जाएगी चैनल पे, तो वो भी देख लेना आप लोग, ठीक है। सो सेशन 2 पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकॉनमी। सो अर्बनाइजेशन एक ग्लोबल फेनोमेना बन चुका है, ग्लोबली अर्बनाइजेशन हो रहा है बहुत, मतलब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हो तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे यूएन क्या होते हैं, यूनाइटेड नेशन होते हैं ना। सो इससे पता चला है कैसे जो 60% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन है वो सिटीज़ में रहेगी बाय 2030 एंड करेंटली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कहाँ पर रह रही है, एशिया में रह रही है। हाउएवर जो अर्बनाइजेशन है वो इतना बढ़ गया है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड है, हमने जो एक्सपेक्ट कर रखा है कि हम 2050 तक 56% तक पहुँचेंगे। सो जो आइडिया है ग्रीन इकॉनमी का, ये सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए रिसेंटली एमर्ज हुआ है एज ए ग्लोबल एजेंडा आइटम। सो ओवर द लास्ट डिकेड, मतलब पिछले कुछ सालों में इंडिया ने मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, एक्सपेंशन हुआ है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ है, लोग अच्छी तरह रह पा रहे हैं क्योंकि ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन कहा गया है कि हमारा जो नेचर है वो और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो उन्हें करने के लिए मतलब कई सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज से इफेक्ट हो रहा है ना, ठीक है। सो COVID-19 हैज़ टर्न कंज्यूमर्स फोकस टू ए ग्रीनर इकॉनमी फोर्सिंग ब्रांड्स टू अडॉप्ट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो इधर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ये कहा गया है कि कैसे अर्बनाइजेशन ग्लोबल फेनोमेना बन चुका है एंड कैसे जो आइडिया है ग्रीन इकॉनमी का वो ग्लोबली डेवलप हो रहा है, ठीक है।
हम ग्रीन इकॉनमी इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ग्रीन इकॉनमी होती क्या है, जो इतना लिखा है ना इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन इकॉनमी। सो ग्रीन इकॉनमी होती क्या है? सो ग्रीन इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी होती है जिसका जो मेन एम होता है, जो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जितने भी इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं उसे रिड्यूस करें, चीज़ जो इकोलॉजिकल स्कार्सिटी होती है उसे रिड्यूस करें, और एक ऐसा हमारा ऐसा सराउंडिंग बनाए जो कि हेल्दी हो सबके लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, परस्यूइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट की क्वालिटी को डिग्रेड ना करे। सो एक ऐसी इकॉनमी जो ग्रीन हो, जो कि हेल्दी हो, जहाँ पर इन्वायरमेंट, जिसमें नेचर इफेक्ट ना हो, ठीक है। सो ग्रीन इकॉनमी एक ऐसी इकॉनमी जो कि इन्वायरमेंटल रिस्क को रोकती हो, इकोलॉजिकल स्कार्सिटी को रोकती हो, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड करती हो। और ये जो बार बार वर्ड आ रहा है ना कि इकोलॉजिकल स्कार्सिटी को रिड्यूस करती हो, इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर जो ह्यूमन रिसोर्स है उन्हें पूरे नेचुरल रिसोर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, डेप्लीशन होती है नेचुरल रिसोर्स को, तो उसे रोकती है। सो ग्रीन इकॉनमी इज एन इकॉनमिक कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करते हैं इन्वायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। जब इन सारे एस्पेक्ट से देखा जाता है ग्रीन इकॉनमी को, ठीक है। सो द 3 पार्ट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इधर जो है 3 पार्ट्स दे रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, इन्वायरमेंटल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक, ठीक है। तो इन तीनों तरीके से जो हम ग्रीन इकॉनमी को देखते हैं ना, सो ये 3 चीज़ें ही ग्रीन इकॉनमी की डेफिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल। सो जब हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं उनका घर नहीं छिनने देते हैं, क्योंकि क्या होता है, ट्रीज़, जब हम ट्रीज़ को कट करते हैं, डिफॉरेस्टेशन होता है, तो उससे कई सारे एनिमल्स हैं जिनका घर छिन जाता है। सो जब हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, तो चिल्ड्रन हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ग्रीन इकॉनमी की तरफ। सो दे इंक्लूड सस्टेनिंग नेचुरल कैपिटल एंड एसेट्स, डेवलपिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स। सो इसका मतलब है सस्टेनिंग नेचुरल कैपिटल एंड एसेट्स का जब हम जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज होते हैं, हम उन्हें रिस्टोर करते हैं। एंड डेवलपिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबल ऑब्जेक्टिव्स, मतलब जब हम उन्हें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, ठीक है। सोशल, सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ग्रीन इकॉनमी की डेफिनेशन लर्न करनी है इधर, और ये 3 एस्पेक्ट्स क्या है वो आपको देखना। Now, the social principles of the green economy include providing individuals with social protection and access to essential services by ensuring their well-being, ensuring subsistence, reducing destitution, and promoting democratic social exclusion. सोशल में ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ यही चीज़ कही गई जहाँ सबको सोशल प्रोटेक्शन मिले, मतलब सबको बेसिक फैसिलिटीज़ मिले, एंड एंश्योरिंग सब्सिस्टेंस मतलब एंड रिड्यूसिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बेगर, जहाँ बेगर की सिचुएशन आ जाती है, गरीबी की सिचुएशन आती है, तो ये ना हो और सोशल एक्सक्लूजन का सामना ना करना पड़े किसी को भी, कि वो जब सोसाइटी से उन्हें एक्सक्लूड कर दे, तो ये ना हो। और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स क्या है ग्रीन इकोनॉमी के, जब हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, ग्रीन जॉब्स क्रिएट करते हैं, एंड हम रिसोर्स को कंजर्व करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छा करते हैं, एंड जब हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या वैल्यू है नेचुरल कैपिटल मतलब जो क्या क्या स्टॉक है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन स्किल्स के बारे में। सो ग्रीन स्किल्स वो स्किल्स है जो आपको चाहिए होती है अगर आपको ग्रीन इकॉनमी प्रमोट करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए होती है, एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज़, ये सारी चीज़ चाहिए होती है। इधर भी आपको सिर्फ डेफिनेशन ही लर्न करनी है, ठीक है। ये चैप्टर बेसिक चैप्टर है, इस चैप्टर में से इतना कुछ आता नहीं है, सिर्फ बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे कोई भी एप्लीकेशन बेस्ड आ जाएगा कि 3 आवर्स का मतलब क्या होता है, हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। सो ग्रीन स्किल्स तो ये होगी वो स्किल्स जो चाहिए होती है जिससे ग्रीन इकॉनमी प्रमोट होती है, ऐसी वैल्यूज़, ऐसी स्किल्स जिससे जो हमारा इकॉनमी है वो आगे बढ़ती है। सो अब तक के चैप्टर में आपको एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा दैट डिस्क्राइब द 3 आवर्स, जहाँ पर आपको 3 आवर्स डिस्क्राइब करने होंगे। रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था। एक आप ये कॉन्सेप्ट करोगे दैट हाउ हैज़ प्लास्टिक पोल्यूशन अफेक्टेड रिवर्स एंड मरीन लाइफ। ये मैंने आपको अच्छी तरह समझाया कि कैसे प्लास्टिक पोल्यूशन वेरियस प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, जैसे रिवर्स में क्लॉग्ड वाटरवेज हो जाते हैं, क्लॉग्ड मतलब जम जाता है पूरा, और मरीन लाइफ कैसे इफेक्ट होती है जहाँ पर जो क्रिएचर्स होते हैं जब कंज्यूम कर लेते हैं सो वो उसमें इंटेंगल्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं और मर जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आएगा दैट ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाई इज़ द रैपिड इंक्रीज इन वेस्ट प्रोडक्शन ए कंसर्न, कि जो वेस्ट प्रोडक्शन में जब रैपिड इंक्रीज हो रहा है, वेस्ट प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उसने वो एक मेजर कंसर्न क्यों है, एंड व्हाट चेंजेस डज इट पोज एंड हाउ डू डिफरेंट कंट्रीज हैंडल देयर वेस्ट, डिफरेंट कंट्रीज उन वेस्ट को कैसे हैंडल करती है और वो चैलेंज कैसे बन गया है। सो अगर आपको इस मतलब इन सब का पूरा PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। एंड ऑल्सो इसका भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि जो वेस्ट प्रोडक्शन में रैपिड इंक्रीज़ आया है वो एक मेजर कॉन्सर्न है, क्योंकि हम जनरेट करते हैं 10 गुना ज़्यादा जितना हम 1 सेंचुरी पहले करते थे, उससे ज़्यादा हम आज जो है जनरेट करते हैं वेस्ट। सो जितने भी, एंड ये इसलिए मेजर चैलेंज है क्योंकि जितने भी वेस्ट डिस्पोजल कैपेबिलिटीज़ हैं, जितने भी लैंडफिल्स हैं वो क्विकली बढ़ रही है, और ये सब क्या है, लिमिटेड है। सो कई सारे से डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग नेशंस हैं जो कि वेस्ट को जलाते हैं, जिससे फर्दर एयर पोल्यूशन होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ती है, एंड डिफरेंट कंट्रीज़ अपने वेस्ट को डिफरेंटली मैनेज करती है। जैसे कुछ नेशंस हैं जिनके एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जो ज़्यादा एडवांस तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करती है, वेराज कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जो उन चैलेंजेस को फेस करती हैं जो कि वेस्ट डिस्पोजल और पोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है। सो एक हमारा आ जाएगा ग्रीन इकॉनमी, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि ऐसी इकॉनमी जो कि बेसिकली क्या होगा दैट एक ऐसी इकॉनमी जहाँ पर लोग एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, बेटर लाइफ जीते हैं, जहाँ पर सबको इक्वल चांसेस मिलते हैं एजुकेशन के, हेल्थ केयर के लिए, जॉब्स के लिए, और जो नेचर को प्रोटेक्ट करता है, जहाँ पर लेस पॉल्यूशन होता है, एंड मतलब रिसोर्सेज को कंजर्व करके यूज़ करते हैं, जिससे जो इन्वायरमेंट का डैमेज होता है वो कम होता है, एंड रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेव हो जाते हैं। ठीक है। ग्रीन स्किल्स क्या होती है, ऐसी स्किल्स जो कि ग्रीन इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है। और ग्रीन स्किल्स मैंने आप बता दिए, वो स्किल्स जो कि ग्रीन इकॉनमी को प्रमोट करने के लिए चाहिए होती है, एंड उनमें क्या आ जाता है, जैसे सीवेज वाटर को ट्रीट करना, आप रेन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हो जैसे सोलर पावर, विंड पावर, आप क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज़ बना रहे हो, आप इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स बना रहे हो, और जो सॉइलेड जो वेस्ट है आप उसे प्रॉपरली मैनेज कर रहे हो, जिससे पोल्यूशन कम हो रहा है एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो रहा है। ठीक है। ग्रीन इकॉनमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाते हैं। मैंने आपको क्वेश्चंस भी बता दिए अभी तक के, और मैंने आपको समझा भी दिया। सो ग्रीन इकॉनमी का जो मेन आइडिया होते हैं, मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करना, लो पॉल्यूशन वर्ल्ड क्रिएट करना, जहाँ पर लो एमिशंस हो, जो कि लोगों के लिए भी एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए एज वेल एज नेचर के लिए भी हेल्दी हो। ठीक है। ये इन्वॉल्व क्या करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, जहाँ पर इनकम और ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ होती है, और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, मतलब एक ऐसी लाइफ जीना, एक ऐसी रिस्पेक्टफुल लाइफ जीना जहाँ पर ना नेचर हार्म हो और रिसोर्सेज भी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए अवेलेबल हो। Sustainable development means the ability to live properly and with respect, without destroying the nature and ecosystem from which we draw essential resources for our survival and future generations। बहुत अच्छे से मैंने आपको टॉपिक समझा दिया ये वाला कि ऑब्जेक्टिव क्या है ग्रीन इकॉनमी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या कि ऐसी लाइफ जीना जहाँ पर ना नेचर हार्म हो और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जो रिसोर्सेज है वो रिजर्व्ड रहे, वो कंजर्व्ड रहे। ठीक है। अब इधर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं उन चीज़ों के जो कि की जा सकती है, दैट कैन बी डन, जिससे ग्रीन इकॉनमी प्रमोट हो पाए। तो सबसे पहला क्या है दैट प्लास्टिक फ्री पॉलिसीज़, मतलब कंपनी वो जो भी कंपनीज जो ग्रीन इकॉनमी को प्रमोट करती है, उनका पहला एम यही होता है प्लास्टिक फ्री, क्योंकि प्लास्टिक से जिन बहुत ज़्यादा वेस्ट भी डेवलप होते हैं और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। सो प्लास्टिक फ्री ये पॉलिसीज़ किस आइडिया को सपोर्ट करती है, दैट सिंगल यूज़ प्लास्टिक, की एक बार प्लास्टिक को यूज़ किया और फेंक दिया, ये पूरी प्रोडक्शन प्रोसेस में ये यूज़ नहीं होना चाहिए, वेदर वो पैकेजिंग के लिए यूज़ हो रहा है या गुड्स के लिए यूज़ हो रहा है। सो जो ग्रीन इकॉनमी होती है वो अवॉइड करती है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इन प्रोडक्शन एंड पैकेजिंग, और ये सब क्या करती है, प्रिवेंट करती है हार्मफुल पोल्यूशन को। एंड जो ग्रीन इकॉनमी है वो किस पे फोकस करती है, जहाँ पर आप जो हार्म होने वाले हैं आप उसे पहले से ही प्रिवेंट कर दो, जिससे वो लार्ज स्केल पे हो ही ना पाए। भाई जब आप उसे पहले से प्रिवेंट कर दोगे जिससे वो हो ही ना पाए, सो इट विल ऑटोमेटिकली बी इम्पॉर्टेंट एंड इट विल
कंजर्व द नेचुरल रिसोर्सेज ना। एंड 0 किलोमीटर क्रॉप्स यूज़ करना, मतलब वो क्रॉप्स जो कि ऑर्गेनिक वे से ग्रो की गई है, जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ना यूज़ किए गए हों। एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना, जहाँ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए वॉक कर सकते हो। एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट व्हीकल जो कि फॉसिल फ्यूल से रन करते हो। एंड जहाँ पर हम एंड जो ग्रीन इकॉनमी होती है वो मैनेज करती है कि हार्मफुल सब्सटेंसेस जो होते हैं या जो डेंजरस गैसेस होती हैं उन्हें हम कम्प्लीटली अवॉइड करें, या उस तरीके से हम एलिमिनेट करें कि जिससे पॉल्यूशन भी कम हो जाए। ठीक है। और इलेक्ट्रिक स्टोव्स यूज़ करना इंस्टेड ऑफ गैस, जिससे कुकिंग जो है वो भी सेफ होएगी, वो भी क्लीन होगी। अपने डेली हैबिट्स को चेंज करना जिससे एनर्जी सेव होएगी। एंड ये पॉइंट लिखा हुआ है ना, रिसाइकलिंग लिथियम बैटरीज विच आर मेड बाय टेकिंग कोबाल्ट एंड लिथियम आउट ऑफ द ग्राउंड इन वेज दैट आर बैड फॉर द अर्थ। सो कहा गया है दैट जो लिथियम बैटरीज होती है ना, आप उन्हें रिसाइकल करके यूज़ करना, जिससे जो कोबाल्ट निकलता है और जो लिथियम निकलता है उससे उसकी नीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है। सो और आप क्या यूज़ करना, अपनी हैबिट्स में चेंज लाना जिससे लेस एनर्जी यूज़ होगी। जैसे आप सर्दियों में क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर्स पे एसी रखते हो, तो ऐसा ना करें, इससे एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है। नाउ व्हाट डज ग्रीन इकॉनमी वांट टू डू, ग्रीन इकॉनमी करना क्या चाहती है। सो ग्रीन इकॉनमी करना क्या चाहती है, व्हाट डज ग्रीन इकॉनमी वांट टू डू। सो ग्रीन ग्रोथ पॉलिसीज आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फंडामेंटल चेंजेस दैट आर नीडेड टू बूस्ट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग लास्टिंग एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। इट इज़ मोस्टली अबाउट, उसके बाद ये कुछ थिंग्स दे रखी हैं। सो देखो इधर कहा गया है दैट जो ग्रीन इकॉनमी की पॉलिसीज़ होती है ये हेल्प करती है कि लॉन्ग टर्म इकॉनमिक ग्रोथ आए जो सबको इंक्लूड करते चलो। It is mostly about giving people reasons to use natural resources wisely, cutting down on waste and energy use, opening up new ways to innovate and create value, and putting resources where they will be most useful will boost output. So green economy encourage करती है कि आप स्मार्ट तरीके से, केयरफुल तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करो, जहाँ पर आप रेड्यूस करो वेस्ट को, एनर्जी को सेव करो, आप नए नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट करो, लेकिन इको फ्रेंडली तरीके से प्रमोट करो। एंड मनी और रिसोर्सेज बेस्ट पॉसिबल वे है कि आप जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हो, लेकिन इको फ्रेंडली तरीके से। Investor confidence will go up if it's easier for them to believe that governments can handle big environmental problems. So investors गवर्नमेंट को ट्रस्ट करेंगे क्योंकि उन्हें भी यकीन हो जाएगा दैट जब वो देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट जो होती है वो इतनी बड़ी बड़ी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को हैंडल करती है। गेटिंग पीपल टू बाय ग्रीन गुड्स सर्विसेज एंड टूल्स अगेन विल हेल्प ओपन अप न्यू मार्केट्स। सो जब जो लोग होंगे वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, सो नए नए बिजनेस, नए नए मार्केट ग्रो होंगे। ब्रिंगिंग इन मोर मनी थ्रू ग्रीन टैक्सेज एंड गेटिंग रिड ऑफ हैंडआउट्स दैट हर्ट द इन्वायरमेंट विल हेल्प द गवर्नमेंट बैलेंस इट्स बजट। सो जब हम जितने भी इको टैक्सेज होंगे, हम हार्मफुल सब्सिडीज़ रिमूव कर देंगे, सो जिससे गवर्नमेंट जो होगी वो अपनी मनी को रेगुलेट करने में, मनी को मैनेज करने में उसको ज़्यादा ईजी होगा, गवर्नमेंट ज़्यादा ही अच्छी तरह मैनेज कर पाएगी। So these steps can also help to get or free up money for projects that fight poverty in areas like water supply and sanitation, as well as for other investments that help the poor. So कहा गया है that जो आप मनी सेव करते हो वो भी यूज़ की जा सकती है, जिससे पॉवर्टी, गरीबी कम होगी। ठीक है। क्लीन वाटर को सपोर्ट करती है, सैनिटेशन को, एंड जितनी भी पुअर कम्युनिटीज़ होते हैं उन्हें सर्विसेज मिलती है। सो ग्रीनर ग्रोथ स्ट्रेटजीज नीड टू बी चेंज टू फिट द नीड्स ऑफ ईच कंट्री। सो हर एक कंट्री को इस तरीके से अपनी पॉलिसीज़, ग्रीन पॉलिसीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए जिससे उनका जो इन्वायरमेंट है, उसके नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व हो, इन्वायरमेंट कंजर्व। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रीन जॉब्स के बारे में। सो ग्रीन जॉब्स आर दोज जॉब्स दैट कंट्रीब्यूट टू प्रोटेक्टिंग or restoring the environment. According to the UNEP, a green job is defined as work in agriculture, manufacturing, research and development, administration and service activities that contribute towards preserving and restoring the quality of the environment. So green jobs वो jobs होती है जो नेचर को सेफ रखती है, जितना भी environment में डैमेज होता है उसे रिपेयर करती है। और UNEP मतलब क्या, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहते हैं दैट ग्रीन जॉब्स उन्हीं फील्ड्स में एग्जिस्ट करेगी
जैसे फील्ड्स में, जैसे फार्मिंग में, फैक्ट्रीज़ में, सर्विसेज में। एंड ये जॉब्स जो होती है ये हेल्प करेगी जिससे नेचर प्रोटेक्ट हो और क्या इम्प्रूव हो, एयर की क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी, लैंड एंड इकोसिस्टम। नाउ हम पढ़ेंगे ग्रीन जॉब असिस्टेंस। सो इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स। सो ग्रीन जॉब्स हेल्प करती है कि हम एनर्जी को नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग देम। ठीक है। रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस। ये हेल्प करती है कि जितने भी हार्मफुल गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब रिड्यूसेस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, कि जितने भी ऐसे हार्मफुल गैसेज है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या कॉज करें, क्लाइमेट चेंज करें। मिनिमाइजेस वेस्ट एंड पोल्यूशन। ये ग्रीन जॉब्स जो होते हैं गार्बेज को रिड्यूस करें, पोल्यूशन को रिड्यूस करें। प्रोटेक्ट्स इधर क्या आएगा, प्रोटेक्ट्स आएगा, तो थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है। एंड रिस्टोर्स दी इकोसिस्टम्स। सो ये क्या करेंगे, फॉरेस्ट को सेव करेंगे, रिवर्स को, एनिमल्स को, एंड जितने भी नेचुरल एरियाज है उन्हें क्या करेंगे, जितने भी डैमेज नेचुरल एरियाज है उन्हें रिपेयर करेंगे। ठीक है। सो एनकरेजेस अडेप्शन टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज एट द कॉर्पोरेट लेवल। ग्रीन जॉब्स कैन प्रोड्यूस गुड्स और प्रोवाइड सर्विसेज दैट कंजर्व द एनवायरनमेंट, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन बिल्डिंग्स और ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन। सो ये एनकरेज करते हैं कंपनीज को कि जिस वे में वो काम करती है वो चेंज हुए, सो दैट वो किसके साथ डील कर पाए, क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट होते हैं उनके साथ डील कर पाए। एंड ग्रीन जॉब्स जो होती है ये हेल्प करती है कि वो उन प्रोडक्ट्स और उन सर्विसेज को बनाए, वो प्रोवाइड करें जो कि नेचर को प्रोटेक्ट करेगी, जैसे इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट क्लीन, जिससे लेस पोल्यूशन होएगा। अब हम पढ़ेंगे इंडियाज़ ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी। So India's green growth strategy. So green growth from green credits to green mobility to green farming was among the 7 priorities in the latest budget announced. सो अभी इंडिया का जो रिसेंट बजट है उसके अकॉर्डिंग जो ग्रीन डेवलपमेंट है उसे इम्पोर्टेंस दी गई कई सारे एरियाज़ में, जैसे इको फ्रेंडली रिवॉर्ड्स, ट्रांसपोर्ट में दी गई, फार्मिंग में दी गई। सो 3 पिलर्स सर्व एज द फाउंडेशन फॉर इंडियाज़ ग्रीन ग्रोथ एंड एनर्जी ट्रांसमिशन। सो इंडिया की जो ग्रीन ग्रोथ प्लान है वो 3 मेन आइडियाज़ पे बेस है। ठीक है। एक्सपैंडिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ पर इंडिया चाहता है, इंडिया वांट्स टू इंक्रीज द एनर्जी, जितनी भी ऐसी एनर्जी है जैसे सोलर और विंड एनर्जी, उधर की जो एनर्जी है वो बढ़े। रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, जहाँ पर लेस कोल, लेस पेट्रोल, लेस डिजीज, तो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका रिडक्शन हो। रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग इनटू गैस बेस्ड इकॉनमी, कि हमारा जो इंडिया है वो क्लीनर फ्यूल्स यूज़ करे जैसे नेचुरल गैस इंस्टेड ऑफ यूजिंग डर्टियर फ्यूल्स। ये हमारे 3 मेजर पिलर्स थे, 3 पिलर्स थे इंडिया की ग्रीन ग्रोथ के लिए। ठीक है। अदर प्रोग्राम्स लाइक ग्रीन क्रेडिट फॉर इंडस्ट्रीज, पीएम प्रणाम योजना फॉर फार्मर्स, गोवर्धन योजना फॉर विलेजेस, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसीज फॉर सिटीज़, एंड ग्रीन हाइड्रोजन एंड वेटलैंड कंजर्वेशन आर ऑल्सो पेविंग द वे टू अचीव दिस। सो ये सारे सिर्फ प्रोग्राम्स बताए गए हैं जो कि ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए किए जा रहे हैं। इंडिया मेट इट्स गोल ऑफ हैविंग 40% ऑफ इट्स इंस्टॉल्ड एनर्जी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स 9 years अर्लियर देन एक्सपेक्टेड। सो इंडिया को जो गोल था कि 40% जितनी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए जो कि नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी, वो 9 साल पहले अब इंस्टॉल हो चुकी है देन एक्सपेक्टेड। India stated that it wants to attain 20% ethanol blending in petrol by 2025 to 2026 instead of 2030, and that the nation accomplished the target of 10% ethanol blending in petrol 5 months ahead of schedule. By the year 2030, a capacity of 500 GW will have been reached. In order to promote water-based transportation and more environmentally friendly freight handling, India prioritizes the development of waterways. सो ये वाला पहले वाला पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया ने जो अपना टारगेट था वो उसके टारगेट टाइम से 9 साल पहले अचीव कर लिया था, 9 साल पहले ही अचीव कर लिया था। एंड टारगेट क्या था, दैट जो बिजली बनाने की, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने की 40% कैपेसिटी है वो नॉन फॉसिल फ्यूल जैसे सोलर और विंड से आए। ठीक है। मतलब इंडिया क्लीन एनर्जी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। एंड नेक्स्ट जो लाइन दे रखी है वो है कि इंडिया ने कहा था कि पेट्रोल में
20% एथेनॉल मिक्स करने का गोल 2030 के बदले 2025 to 26 तक पूरा करेगा। कि जो पेट्रोल है उसमें 20% एथेनॉल मिक्स करने का गोल वो 2030 के बजाय 2025 to 2026 में पूरा करेगा। एंड पहले जो 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट था वो भी 5 महीने पहले ही अचीव हो गया था। एंड एथेनॉल ब्लेंडिंग से पोल्यूशन कम होता है, जिससे पेट्रोल पर जो डिपेंडेंसी होती है ना कि पेट्रोल पर डिपेंडेंट है वो कम हो जाती है। साल जो ईयर 2030 है तक जो इंडिया है उसने 500 GW पावर जनरेशन कैपेसिटी अचीव कर लेगा। एंड ये मोस्टली रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रमोट वाली लाइन में का मतलब है कि पानी के रास्ते जो ट्रांसपोर्ट होती है ना उसको प्रमोट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इंडिया काम कर रहा है। एंड जो गुड्स है, जो ट्रांसपोर्ट है, उनको इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाने के लिए जितनी भी रिवर्स और वाटरवेज है वो डेवलप की जा रही है, जिससे फ्यूल कम होएगा, फ्यूल बचेगा, है ना, पोल्यूशन कम होगा और ट्रांसपोर्ट भी सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चैप्टर ये समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं ऐसी वीडियोस डालती रहती हूँ तो जिससे आप मिस ना कर दो, सब्सक्राइब भी कर देना।